नमस्कार। 28 सीटों के उपचुनाव में जीत की खुमारी और हार के सदमे से उबरने के बाद सियासी दलों में मंथन के दौर शुरू हो रहे हैं। कांग्रेस ने तो पहले ही घोषित कर दिया था कि 11 नवंबर को विधायक दल की बैठक होगी, तो तय है बैठक, आज शाम ये बैठक होने जा रही है। लेकिन जिस तरह से 9 सीटों पर सिमट गई है कांग्रेस, उसके बाद इजाफा ये हुआ है कि इस बैठक में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष और विधानसभा प्रभारी भी शामिल होंगे और उनसे फीडबैक लिया जाएगा। उधर जीत का जश्न मनाने से फारिग होने के ठीक बाद बीजेपी अब बूथ और मंडल स्तर के जो कार्यकर्ता हैं उनका प्रशिक्षण वर्ग शुरू करने जा रही है और उसके लिए अभी इस वक्त एक अहम बैठक बीजेपी मुख्यालय में चल रही है। क्या माना जाए कि ये जो ट्रेनिंग सेशन है ये खास तौर पर सिंधिया के साथ कांग्रेस की तरफ से आए समर्थक कार्यकर्ताओं के लिए बुला रही है पार्टी। तो इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही, जब नतीजे आ चुके हैं कि कांग्रेस ने इस हार से क्या सबक लिए और बीजेपी के लिए इस जीत के मायने क्या। और बीजेपी के लिए फिलहाल चुनौती ये भी है, जीत के बावजूद ये चुनौती है कि सिंधिया के साथ जो कार्यकर्ता आए हैं उन्हें किस तरह से पार्टी में समरस किया जाए। मुमकिन है कि ये प्रशिक्षण वर्ग, ये ट्रेनिंग सेशन उसी के मद्देनजर प्लान किए जा रहे हों। तो चर्चा को आगे बढ़ाएं उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर खास मेहमानों के साथ चर्चा शुरू करेंगे। तो उपचुनाव की 28 सीटों पर बीजेपी की बम्पर जीत और कांग्रेस की हार के बाद अब मंथन का दौर है। कांग्रेस ने आज शाम 6 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई है। बैठक तो पहले ही तय कर दी गई थी, लेकिन जिस तरह के नतीजे आए उसके बाद अब हार का सार समझने जिला अध्यक्ष और प्रभारियों को भी बैठक में बुलाया गया है। हालांकि पूर्व मंत्री और ग्वालियर चंबल के प्रभारी पीसी शर्मा का कहना है कि ग्वालियर चंबल में कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया है। विधायक दल की बैठक है, ये पहले से तय थी। चुनाव के रिजल्ट के पहले ही कमलनाथ जी ने, अध्यक्ष जी ने घोषित कर दिया था। इसमें एक संशोधन ये हुआ कि जो जिला अध्यक्ष हैं जहाँ चुनाव हुए हैं वो लोग भी आमंत्रित किएंगे, जो कैंडिडेट थे, जो प्रभारी थे, उन सबको बुलाया गया। तो निश्चित तौर पर मंथन होगी कि जहाँ हम लोग जीत नहीं पाए उसमें कहाँ कमी रह गई, कहाँ चूक रह गई। ये एक मंथन और मनन का विषय रहेगा। तो निश्चित तौर पर लोग अपनी अपनी बात रखेंगे। उधर कांग्रेस की बैठक को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज किया और कहा कि जो मैदान में ही नहीं गए वो हार की समीक्षा करेंगे। अब जो मैदान में गई नहीं है उनसे समीक्षा करेंगे। उनको मुबारक, उनकी बैठक। अब उनको तो सिर्फ एक ही समीक्षा करनी है, वो है हार की। एमपी की राजनीति में इन ऐतिहासिक उपचुनाव में नतीजे भी चौंकाने वाले। 28 में से 19 सीटें जीतकर भाजपा 107 से 126 सीटों पर पहुंच गई, जो बहुमत के आंकड़े से 11 सीटें ज्यादा है। और 28 सीटों पर जीत का दावा कर रही कांग्रेस 9 सीटों पर सिमट कर रह गई। कांग्रेस को हार का सार तलाशना है, लेकिन बीजेपी में इस बम्पर जीत का सेहरा सीधा शिवराज के सिर पर है कि जनादेश शिवराज पर भरोसे का है। भोपाल से पूजा माथुर, अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं दो बेहद खास मेहमान। कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव हमारे साथ हैं और बीजेपी प्रवक्ता राकेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन इन दो मेहमानों के अलावा जो एक बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ ग्वालियर से जुड़ी हुई हैं, वो हैं इमरती देवी, उम्मीदवार कांग्रेस की डबरा सीट से। इस उपचुनाव में अगर जो सबसे चर्चित सीट रही वो डबरा सीट थी और नतीजे भी उसी तरह के चौंकाने वाले आए हैं। सीधे रुख करेंगे सुशील का। जी सैफ अली जी। सुशील, अगर आपके साथ बीजेपी उम्मीदवार इमरती देवी जुड़ गई हैं, सबसे पहला सवाल उनसे यही कि लगातार उन्होंने अपनी सभाओं में ये कहा था कि डबरा की जनता उनके साथ है। 2008 की जीत अगर हम देखें, रिकॉर्ड मतों से, बम्पर मतों से जीती थी इमरती देवी। ये बदलाव किस तरह से हो गया, जबकि आइटम जो एक मुद्दा उठाया था बीजेपी ने डबरा सीट से ही उठा था, उसका फायदा बीजेपी ये कह रही है कि बाकी सीटों पर मिला, पर क्या डबरा की जनता ने ही उसे मंजूर नहीं किया?
बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी जी खुद हैं। इमरती देवी जी, 2008, 2013, 2018 लगातार आपकी जीत का आंकड़ा बढ़ता गया, 10,000, 32,000, फिर 57,000। लेकिन इस बार जो है ये हालात किस तरह से बन गए कि आपको हार का सामना करना पड़ा, जबकि आप लगातार दावा करती रही है कि डबरा की जनता आपके साथ है। इसके अलावा कमलनाथ जी ने भी आइटम जैसे शब्द आपके खिलाफ कहे, उससे भी माहौल एक तरह से कांग्रेस के खिलाफ था। तो क्या वजह मानती है, क्या परिस्थितियां बनी आपके खिलाफ? नहीं, कौन कह रहा है इमरती देवी हारी है? इमरती देवी आज भी जीती है, इसलिए सुशील, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? भारतीय जनता पार्टी पे 30,000 वोट थे, लेकिन हम 60-62 पे हमने वोटन को कन्वर्ट किया है। इतने वोट आज तक भारतीय जनता पार्टी को जीवन में डबरा से नहीं मिले, कभी भी नहीं मिले। जितने वोट हमारी जनता ने हमें दिए हैं, हमारे नेताओं ने और इमरती देवी ने जितना वोट बटोरा है, कन्वर्ट करना पड़ता है वोट को। अगर किसी को पक्के मकान से हटा कर कच्ची मड़ज्जा बिठा रोगे तो बड़ी मुश्किल आगी। लेकिन हमने अपने लोगों को बड़े ध्यान में रख के, लोगों को समझा बुझा के, आपने देखा है कि डबल वोट भारतीय जनता पार्टी के हो गए। और मुझे सबसे बड़ी खुशी है, मुझे अपने हारने का कोई दुख नहीं, खुशी मुझे इस बात की है कि पूरे बहुमत में हमारी सरकार बनी है। सम्माननीय शिवराज सिंह चौहान अब सत्ता और सरकार चलाएंगे पूरी जिम्मेवारी के। अब कोई लंगड़ी लूली सरकार नहीं रही, अब पूरे बहुमत से सरकार है। और मैं सरकार की एक कार्यकर्ता हूँ, सरकार में हूँ और सरकार की रहूंगी। और इस वजह से हमें कोई एक सवाल ये भी उठता है कि जब आप लगातार 3 बार जीती तब आपकी सरकार नहीं थी, इस बार सरकार है, उसके बावजूद भी आप हार गई। तो क्या जो बीजेपी के जमीनी कार्यकर्ता थे उनका भी पूरा सहयोग जो मिलना था नहीं मिल पाया, या कुछ और भी आपको लगता है इस तरह का? पूरा सहयोग जितना मिलता था, पूरा का पूरा सहयोग। मैं 5,000 से चुनाव हारी हूँ, 2,500 और मिल जाते मैं चुनाव जीत जाती। लेकिन आपसे मैंने कहा है ना कि जो कांग्रेस का वोट था उसको पलटने में बहुत हिम्मत रखने पड़ती। जो मेरे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे और जो वोटर थे, उन्हें पलटने में मैंने पूरी ताकत लगाई और मैं डबल से पलटी हूँ। मैंने बहुत वोट भारतीय जनता पार्टी में किया है, जो वोट भारतीय जनता पार्टी में नहीं था वो वोट मैंने दूने से ज्यादा कर दिया और मैं चुनाव जीती हूँ। मैं डबरा से हारी तोड़ी, मेरी जनता ने मुझे चुनाव जिताया है और मैं जनता के साथ हूँ, जनता के साथ रहूंगी। हर दुख सुख में जैसे मैं 15 साल रही हूँ, उसी तरीके से इमरती देवी, एक एक कार्यकर्ता की जिम्मेवारी इमरती देवी के ऊपर। अच्छा, आपने कहा था कि अब आप हार भी जाएगी तो मंत्री रहेंगी और डबरा से आपका नाता रहेगा, तो अब किस तरह से आपकी सेवा रहेगी, किस तरह से मंत्री रहेगी, क्या भूमिका होगी इमरती देवी की? सुशील, एक जो फर्क आया, आप पूछिए इमरती देवी जी से कि लगातार उनके बयान जो बदलते गए। एक बार उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम बनूंगी, फिर कहा कि हार भी गई तो मंत्री बनी रहूंगी, और फिर जब मतदान होने लगा था, मतदान हो चुका था, उस दिन उनका ये बयान था कि विधायक तो बनूंगी कम से कम। विकास नहीं कराऊंगी मैं, हर कार्यकर्ता और डबरा शहर का, और चाहे बारकरी जिगनिया नहर हुए, मैं अपनी पूरी ताकत लगा के, हारवे के बाद भी पूरी ताकत अपनी जनता के लिए लगा। अच्छा, आपने लगातार बयान दिए थे कि आप 80,000 से जीतेंगी, फिर आपने कहा कि डिप्टी सीएम भी बनने की आप दावेदार रहेंगी, फिर आपने कहा कि कुछ भी हो, हारने के बाद भी मैं मंत्री बनूंगी, विधायक तो रहूंगी। तो क्या लगता है आपको कि इन बयानों की वजह से भी आपको परेशानियां खड़ी हुई? इसलिए खुश हूँ, मैंने बता दिया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को पूरा सम्मान भारतीय जनता पार्टी में मिला है। उनके बहुत सारे विधायक जीते हैं और हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह मुख्यमंत्री पूरे बहुमत से बने हैं। मैं तो आज भी मंत्री हूँ और कल भी मंत्री रहूंगी और मंत्री हूँ। मेरी सत्ता सरकार है, मैं मंत्री हूँ। विपक्ष का विधायक क्या करेगा? इमरती देवी जो चाहेगी वो करेगी। मुख्यमंत्री इमरती देवी के नरेंद्र सिंह तोमर हैं, नरोत्तम मिश्रा हैं और सारे लोग हमारे भारतीय जनता पार्टी के, और जनता तो इमरती देवी की है। हमने कही थी कि मैं 60,000 से जीतूंगी, मैं 60,000 से जीती हूँ। मेरी जनता ने मुझे पूरा वोट दिया है और जो वोट नहीं था वो वोट मेरे पास आया है। आज किसी से कह दो कि 2 लोगों को पलट लो, नहीं पलट पाऊंगी। मैंने 60,000 जब डबरा सीट के नतीजे सामने आ गए हैं, तब उस वीडियो को जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया गलती से कांग्रेस के लिए वोट मांग गए थे बीजेपी उम्मीदवार इमरती देवी के पक्ष में, उसको दिखाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि डबरा के वोटर ने सिंधिया जी की उस अपील को बहुत गंभीरता से ले लिया लगता है। है और रहेगा। एक बात ये भी आ रही है कि अब कांग्रेस लगातार ये प्रचारित कर रही है आपके हारने के बाद
कि आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आपकी सभा में कहा था कि आप पंजे के सामने वाला बटन दबाकर इमरती जी को जिताइए, तो कांग्रेस तंज कस रही है कि उसकी बात जो है जनता ने मानी है। चाहे आज सिंधिया जी हो, चाहे इमरती देवी हो, जो पहले से जिस चीज में रहता है, जिसका नाम, जो आपका नाम अगर जो भी है, अगर बार नाम से आदमी पुकारता है आप सुनते हो, अगर पलट कर दूसरे नाम से आवाज देगा तो आप सुन लोगे का। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बचपन से कांग्रेस में रहे हैं, तो उस भावना में अगर निकल गई तो ये थोड़ी कही थी कि कांग्रेस को वोट तो निकल जाती है, ऐसी किसी के मुंह से, हमारे मुंह से निकल जाती है, कोई भी कि नहीं आप कांग्रेस जो है। सुशील जी, एक सवाल और, इमरती देवी का बहुत चर्चित हुआ था कि हार भी गई तो मंत्री बनी रहूंगी, पूछिए जरा उस बारे में। अभी कॉन्फिडेंस वही है मेरी जनता को, और जनता सब समझती है, सब जनता आजकल जनता सब डबरा में इमरती देवी पिछले 12-13 सालों से लगातार राज करती रही है, अब हार गई है, फिर भी आप मंत्री रहेंगे, किस तरह से अपनी जनता की सेवा करेंगे, किस तरह से रही हूँ कि हर कार्यकर्ता मंत्री रहेगा। मैं आपसे फिर बोल रही हूँ, इमरती देवी फिर डबरा में राज्य करेगी, और आज भी राज्य करेगी, और कल भी राज्य करेगी, और आगे भी राज्य करेगी। इमरती देवी राज्य करेगी। एक आखिरी सवाल और, कि सुरेश राजे आपके समधी, प्रचार के दौरान उनके परिवार ने आपका आत्मीय स्वागत किया था, हालांकि बयानबाजी दोनों ओर से हुई थी, आप दोनों की तरफ से। कल जीतने के बाद उन्होंने कहा कि इमरती देवी का वैसा ही सम्मान रहेगा, उसी तरह के पारिवारिक रिश्ते रहेंगे, तो किस तरह से समधी समधन के बीच लड़ाई रही? उनने जो कहा हो वो मैं उसको नहीं बोल सकती कि उनने कहा मेरे आपने मुँह से, कोई सी मीडिया ने मेरे मुँह से नहीं सुना होगा कि मैंने कुछ कहा। हमने जिसको लड़की दी है तो उसका सम्मान हम सौभाग्य हमें करना है। आज भी वो विधायक हैं, जहाँ भी मिल जाएंगे मुझे पैर छूना है, इसलिए छूना। मैं मंत्री थी तब भी उनके पैर छूती थी, इसलिए कि वो मेरे समधी हैं। मैंने उस घर में लड़की दी है तो उनका सम्मान थोड़ी गिराऊंगी, मैं सम्मान करूंगी उनका, हर वक्त सम्मान करूंगी, कल भी सम्मान करती थी, आज भी सम्मान करूंगी। बहुत बहुत अच्छा सम्मान सियासत में भी रख लिया इमरती देवी ने अपने समधी सुरेश राजे का। रुक करेंगे हमारे खास मेहमानों का, जो हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता राकेश शर्मा और कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव। सबसे पहले अजय सिंह यादव का रुख करूंगी मैं, और अजय जी से ये जानना चाहूंगी, आज शाम को 6 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई गई और अब उसमें ये संशोधन भी किया गया कि जिलाध्यक्ष भी शामिल होंगे उसमें और विधानसभा प्रभारी भी। अजय जी, सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट 16 सीटों पर कांग्रेस अगर किसी वजह से थी तो वो थी उसकी उम्मीदवारों को लेकर सर्वे रिपोर्ट, लेकिन अब क्या मंथन इस पर होगा कि जो उम्मीदवारों का चयन हुआ उसमें गड़बड़ी हुई थी? देखिए शिफाली जी, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को स्वीकार करता हूं कि कांग्रेस पार्टी इस तरह के अप्रत्याशित नतीजों की उम्मीद नहीं कर रही थी। ये नतीजे हमारे लिए अप्रत्याशित हैं, हमारे फीडबैक के आसपास भी ये नतीजे नहीं हैं। जिस तरह का फीडबैक हमारे पास था, इससे बहुत बेहतर नतीजों की हम उम्मीद कर रहे थे। उसके बाद भी ये परिणाम आया है। हम समीक्षा करेंगे, तमाम प्रभारी उम्मीदवारों को भी बुलाया गया है और उनसे पूछा जाएगा, समझा जाएगा कि ये कौन सी स्थिति बनी जिसमें कांग्रेस के पास जितनी उम्मीद थी उसके अनुसार संख्या क्यों नहीं आ पाई। निश्चित समीक्षा की जाएगी और हम एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए अपने विधायकों के साथ मिलकर आगे की रणनीति बनाएंगे। हम भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद करेंगे कि आप अपना मैनिफेस्टो भी पूरा करिए और साथ में वो वादे जिनके लिए सिंधिया जी कांग्रेस छोड़ के भाजपा के साथ आए थे कि कांग्रेस वो वादे पूरे नहीं कर रही है, चाहे किसानों के हों चाहे शिक्षकों के हों, वो भी पूरे करिए। इस सरकार का हम पीछा नहीं छोड़ेंगे, इन वायदों से आप मुकर नहीं सकते हो। जनता ने आपको मौका दिया है, आने वाले 3 सालों के बाद जनता आपसे फिर हिसाब लेगी और कांग्रेस पार्टी निराश नहीं होती है। हमारी उम्मीदों के अनुसार परिणाम जरूर नहीं है, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता फिर से नए उत्साह के साथ कमलनाथ जी के नेतृत्व में फिर से जनता के लिए संघर्ष करेगा और जनता की आवाज हम विधानसभा से लेके जमीन तक उठाएंगे। बिल्कुल, हमारे साथ संवाददाता मेरे सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव इस वक्त जुड़े हुए हैं। अनुराग, जैसा अजय सिंह यादव बोल रहे हैं कि कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस जो है अब विपक्ष की भूमिका पुरजोर तरीके से निभाएगी, लेकिन आज जो विधायक दल की बैठक हो रही है, आपके पास भीतर से क्या कुछ खबरें निकल कर आई हैं कि जिस तरह से वन मैन आर्मी की तरह कमलनाथ इस चुनाव में रहे और एक तरीके से हार की जिम्मेदारी भी
पार्टी में उनके ऊपर ही जा रही है। ऐसे में नेतृत्व परिवर्तन की कोई बात होगी क्या? युवा चेहरे को कांग्रेस में आगे लाया जाएगा? बिल्कुल शेफाली जी, देखिए जिस तरीके से उपचुनाव में नतीजे निकल कर आए उसके बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी में नेतृत्व के बदलाव को लेकर अभी तक खुलकर किसी ने बात नहीं की है, लेकिन अंदर खाने में अब इस तरह की मांग जरूर उठ रही है, इस तरीके की बातें जरूर निकल कर आ रही हैं कि अब प्रदेश कांग्रेस कमेटी में नेतृत्व में, क्योंकि जो कमलनाथ हैं वो दोहरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की कमान उनके पास है, नेता प्रतिपक्ष की कमान उनके पास है और एक बड़ी जिम्मेदारी, बड़े संगठन की जिम्मेदारी उनके पास है। तो ऐसे में अब कामों का बंटवारा किस तरीके से हो ताकि और बेहतर तरीके से कांग्रेस काम कर सके, अपने आप को फिर से मजबूत बना सके, इन तमाम मुद्दों को लेकर आज जब बैठक होगी तो इन तमाम मुद्दों को लेकर भी चर्चा की जाएगी। क्योंकि पहले कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन उसके बाद तमाम जो विधानसभा में उपचुनाव के प्रभारी बनाए गए थे उनको भी बुलाया गया है, जो उम्मीदवार हैं उनको भी इस बैठक के लिए बुलाया गया है और जो निर्वाचित विधायक हैं उनको भी इस बैठक के लिए बुलाया गया है। यानी कि माना जा सकता है कि ये एक बड़ी बैठक कांग्रेस की होगी और इसमें इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी कि क्या कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ना है या फिर किसी नए चेहरे के सहारे कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी। इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी और साथ ही उन तमाम मुद्दों पर भी फीडबैक लेने का काम किया जाएगा कि कहां पर कांग्रेस पार्टी की चूक हुई है, क्योंकि वन मैन आर्मी की तरह से कमलनाथ ने पूरे चुनाव प्रचार की कमान संभाल के रखी थी, चाहे उम्मीदवार के चयन का मामला हो, वचन पत्र बनाने का मामला हो या फिर चुनाव प्रचार करने का मामला हो। कमलनाथ ही स्टार बीजेपी प्रवक्ता राकेश शर्मा जी का। राकेश जी, बीजेपी मुख्यालय में अब जो कल तक ढोल धमाके थे, जश्न की जो तस्वीरें थी वो जैसे ही शांत हुई, पार्टी में बैठक के दौर शुरू हो गए। और खास बात ये कि पहली बैठक जो आज इस वक्त चल रही है वो बैठक मंडल स्तर तक के कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देने की, प्रशिक्षण वर्ग के लिए बुलाई गई है और वो ट्रेनिंग सेशन पार्टी शुरू करने जा रही है। क्या ये ट्रेनिंग सेशन जो नए कार्यकर्ता सिंधिया समर्थक के तौर पर आए हैं उनके लिए है? क्योंकि पार्टी के लिए अभी फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती यही है कि उन्हें कैसे समरस किया जाए। अब से कुछ देर पहले आपने इमरती देवी बीजेपी उम्मीदवार जो डबरा सीट से रही उनका बयान भी सुना होगा, जिस तरह वो कह रही थी कि हार भी गई तो मंत्री बनी रहूंगी। तो इनको पार्टी के कर कायदे समझाने के लिए क्या ये प्रशिक्षण वर्ग शुरू किए जा रहे हैं? आप बड़े लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी को और उसकी रीति नीति को बड़े करीबी से देख रही हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण पूरे साल चलता रहता है, पर कोविड-19 के कारण कुछ समय से पिछले 5-6 माह से ये प्रशिक्षण नहीं चल रहा था। मध्य प्रदेश में हर विधानसभा क्षेत्र पे, मंडल स्तर पे, जिला स्तर पे हमारे प्रशिक्षण वर्ग लगातार पूरे साल चलते रहते हैं। आप ये देखिए कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो अलग अलग विंग है, जैसे प्रशिक्षण विंग है, चुनाव सेल है, ये पूरे सालों काम करते रहते हैं। आप आज नगरीय निकाय, नगर निगम, नगर पालिका के चुनाव की तारीख घोषित नहीं हुई है, उसके से पहले भारतीय जनता पार्टी का चुनाव सेल अब नगरीय निकाय के चुनाव की तैयारी शुरू कर चुका है। आज कांग्रेस पार्टी में मंथन, विचार, कौन अध्यक्ष रहेगा, कौन अध्यक्ष नहीं रहेगा, आज सभी जगह पे पढ़ने में आया कि महिला कांग्रेस, युवक कांग्रेस और एनएसयूआई के अध्यक्ष को हटाया जाएगा। कई जगह ये पढ़ने में आया कि हो सकता है कमलनाथ जी अध्यक्ष का पद छोड़ दें, किसी दूसरे को मौका दिया जाएगा। इस तरह की चर्चा चल रही है। उसके उलट भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को आने वाले समय के लिए प्रशिक्षित कर रही है, नगरीय निकाय, नगर पालिका चुनाव की तैयारी कर रही है। तो ये बेसिक अंतर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो में। नए कार्यकर्ता, शेफाली जी, आपने जो नए कार्यकर्ता आते ही चुनाव में जुट गए थे उनको ट्रेनिंग का वक्त तो नहीं मिला ना पार्टी में, तो अब इस ट्रेनिंग सेशन में वो सारे लोग शामिल होंगे, वो कार्यकर्ता शामिल होंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब अपना विधानसभा स्तर के कार्यकर्ता या मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं का कार्यक्रम करती है तो जितने कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ हैं और जो नए हैं, सभी उस प्रशिक्षण वर्ग में शामिल रहेंगे। और निश्चित रूप से शेफाली जी, ये जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है उसकी सबसे बड़ी खूबी यही है कि वो कार्यकर्ता से लगातार नेता संवाद करते रहते हैं। आप देखिए, हमारे जो प्रशिक्षण वर्ग आयोजित होते हैं उसमें
मंत्री से लेके हमारे सांसद से लेके हमारे प्रदेश के पदाधिकारी से लेके मैं रुक करूंगी अजय सिंह यादव का। अजय जी, राकेश जी ने जो ये बात कही कि निरंतर संपर्क, निरंतर संवाद, और इन नतीजों ने ये भी बता दिया कि बीजेपी का संगठन जो है और बीजेपी का जो कार्यकर्ता है वो नाराज भी हो जाए लेकिन पार्टी से विमुख नहीं होता। हालांकि 16 सीटों में से 7 सीटें ग्वालियर चंबल में कांग्रेस की आई, बावजूद इसके कहीं लगता है कि गोविंद सिंह जैसे नेता जो ग्वालियर चंबल की जमीन को समझते थे उनकी अनदेखी पार्टी को महंगी पड़ी। देखिए शिफाली जी, किसी भी नेता की कहीं अनदेखी नहीं हुई है। कांग्रेस पार्टी ने एक रणनीति के तहत चुनाव लड़ा और हमारी पूरी पार्टी एकजुट थी। आप देखें तो एक आध जगह बगावत को छोड़ के कहीं कोई कांग्रेस का नेता बागी भी नहीं हुआ। हमारे पास 28 क्षेत्रों में कहीं सैबोटेज की कोई भी शिकायत नहीं आई है। इससे माना जा सकता है कांग्रेस संगठन कहाँ है और भाजपा का संगठन। अभी मैं इमरती देवी जी को सुन रहा था, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि मतदाता ने कांग्रेस को वोट दिया था, उसे पलटने में हम फेल हो गए, इसलिए हम 7,000 वोटों से हार गए। तो हमारी बात प्रमाणित हुई कि ये वोट जनादेश कांग्रेस के लिए था। फिर भी आप आज 19 सीटें जीत गए, आप खुश हो सकते हैं, लेकिन सरकार गिराने के बाद जो बात हमने कही वो इमरती देवी ने स्वीकार करी। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी संगठन की बात करती है, इमरती देवी कह रही हैं हमारे नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को अब भारतीय जनता पार्टी में सम्मान मिलना चालू हो गया है। तो भारतीय जनता पार्टी अब उस गुटबाजी में अंदर पहुंच चुकी है जो गुटबाजी सिंधिया जी कांग्रेस से भाजपा में लेके गए। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात मैं शिफाली जी कहना चाहता हूं, ये नतीजे लोकतंत्र में जनता का नतीजा स्वीकार्य होता है, लेकिन कई जगह इस तरह के परिणाम हैं जो लगता है कि जनमत से ज्यादा कुछ व्यवस्था भी की गई है, और इन मामलों में हम प्रमाणों के साथ अपनी बात रखेंगे। मैं यहाँ कोई ऐसी गंभीर बात नहीं कहना चाहता हूं जो आज चर्चा का विषय बने। हमारी आज की बैठक के बाद तमाम क्षेत्रों में हम प्रमाणों की बात करेंगे, क्योंकि कई जगह के परिणाम इस तरह से हैं जो संदेह की सूची में है। कुछ उम्मीदवार जो हार रहे थे वो रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत गए हैं। सवाल आपने उठाया कि सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों के साथ गुटबाजी की बीमारी भी बीजेपी की तरफ गई है, उस पर राकेश शर्मा जी से सवाल करेंगे जो अजय सिंह यादव बोल रहे थे। दूसरी एक बात राकेश जी ये भी कि जो कार्यकर्ता, आपका जमीनी कार्यकर्ता निष्ठा के साथ नाराज होकर भी पार्टी के हक में खड़ा रहा चुनाव में, बावजूद उसके कि उसे अपने सामने उसने अपनी राजनीति, अपनी जमीन दूसरे को दे दी, उनके लिए कोई दिवाली ऑफर होगा क्या अब इस बम्पर जीत के बाद? देखिए शेफाली जी, भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता के लिए संगठन विचार करता है और संगठन निर्णय करता है कि किसकी कहां आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता किसी पद का लोलुप नहीं रहता, ना किसी जिम्मेदारी का लोलुप रहता है। संगठन जिस व्यक्ति को, जिस कार्यकर्ता को जो आदेश करता है उसका पालन करता है। शेफाली जी, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता विचारधारा के लिए काम करता है। कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाना और इस देश की जो रीति है, नीति, इसको कैसे महान बनाया जाए, हमारे नेतृत्व का अक्षरांश पालन करने वाला कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। इसीलिए कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। अजय सिंह यादव ये सवाल उठा रहे हैं, कांग्रेस ये सवाल उठा रही है कि अब जो स्वरूप बदला हुआ होगा बीजेपी का मध्य प्रदेश में सिंधिया और सिंधिया समर्थकों के बाद, अब जाहिर बात है जिस तरह से वो ग्वालियर चंबल में कंफर्टेबल सीटें लेकर आए हैं तो वो अपने जो हार गए मंत्री उनकी जगह दूसरों को मंत्री बनाने के लिए दबाव डालेंगे, और जैसा वो कह रहे हैं कि गुटबाजी की बीमारी अब बीजेपी की तरफ बढ़ गई है। की बात आपने की कि किस तरह से गुटबाजी के कारण सिर्फ कमलनाथ अकेले चुनाव लड़ते रहे, बाकी नेता अपने घर में अलाव जला के हाथ तापते रहे। और ये जो अलाव जलाता है ये कांग्रेस पार्टी के नाम का अलाव था जिसमें कांग्रेस पार्टी भस्म हो गई। अभी भी कांग्रेस पार्टी इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि जनता ने उसके खिलाफ वोट दिया। आज जनता का अपमान बार बार करना कांग्रेस पार्टी की आदत हो गई है। अगर जिन स्थानों पे कांग्रेस पार्टी जीती है वहां पे क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, ये कांग्रेस पार्टी बताए। वहां उन स्थानों पे कैसे कांग्रेस पार्टी जीत गई। मेरा स्पष्ट रूप से कहना है कि 15 माह की सरकार में मध्य प्रदेश के साथ जो करा गया वो जनता के सामने था।
और उसका हिसाब जनता ने ले लिया। युवा को हमें इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ा पाए। आज की इस चर्चा में इतना ही, इस नोट के साथ कि जो कार्यकर्ता होता है ये बहुत कीमती होता है। बीजेपी की बम्पर जीत ने ये बता दिया और कांग्रेस की हार ने ये बता दिया, इसलिए इस कार्यकर्ता को बहुत संभाला जाना चाहिए। ये कार्यकर्ता ही था जो नाराज होकर भी बीजेपी की जीत का रास्ता तैयार करता रहा। तो आज की इस पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।